हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है अपना, काफ़ी हिस्टोरिक जजमेंट इसको माना जा रहा है। इसको लैंडमार्क डिसीजन के तौर पे भी देखा जा रहा है। जो भी कानून के एक्सपर्ट हैं, इसी के साथ साथ जो संवैधानिक मामलों को देखते हैं, उन्होंने भी काफ़ी इसको इंपॉर्टेंस दिया है। अब देखिए, इसका एक सिरा जुड़ता है शाहबानो केस से, बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं बना होता है। वहीं दूसरा सिरा जुड़ता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अलग अलग एस्पेक्ट में। तो देखिए, डिसीजन क्या है, पहले डिसीजन को समझेंगे, फिर शाहबानो केस को समझेंगे, क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मार्क्स को बूस्ट करने में, ज़्यादा मार्क्स को एक्वायर करने में। तो अभी एक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम वुमेन को ना गुजारा भत्ता देना उनका एक अधिकार है डिवोर्स के बाद। तो क्या उससे पहले नहीं मिलता था? जी हाँ, शाहबानो केस के बाद से राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था कि इसको संसद में जाके इस डिसीजन को पूरी तरीके से पलट दिया था। खैर, उसको भी हम समझेंगे, केस क्या था, उसकी लेगेसी क्या थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और आगे चल के कौन सी चीज़ें हुई। सबसे पहले हम इस जजमेंट को हम समझ लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रिसेंट का जजमेंट है। आपने देखा होगा कि यूपीएससी का एक टेंडेंसी रहा है कि जो रिसेंट चीज़ें हैं उसको उठाकर स्टैटिक के साथ जोड़ने की उसकी आदत रही है। तो पहले आप रिसेंट चीज़ों को, करंट की चीज़ों को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम स्टैटिक पे भी जाएंगे। तो इसमें बोला गया है, इस लैंडमार्क रूलिंग को एड्रेस करते हुए इसके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एस्पेक्ट है उसको देखते हुए मुस्लिम वुमेन्स को बोला गया है कि भाई, आपके पास लीगल राइट है फाइनेंशियल सपोर्ट लेने का। अगर आर्टिकल जो 125 सीआरपीसी का है, उसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि जो सीआरपीसी 125 है उसमें ऐसा बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन कैपेबल है, उसकी इतनी इनकम है, उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास हैं सफिशिएंट अमाउंट में, तो क्या करना होगा, उसको अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा किसी भी हाल में। ये 125 बोलता है, जो कि और दूसरे रिलीजन में इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप मुस्लिम मेल हैं, आप इन सारे जो दायित्वों से बच जाएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। चलिए चलते अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रूलिंग जो है कहाँ से निकल कर सामने आया है। ये जो केस है, जैसे कि आपको पता है, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, मेनका गांधी केस, हर केस के बारे में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पूछता है। तो ये भी केस आपसे पूछा जा सकता है। मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, इस केस का नाम था। वो तेलंगाना कोर्ट में गए कि भाई मैं नहीं दूंगा गुजारा भत्ता। ऐसा होता था कि शाहबानो केस के बाद से उसमें नियम बनाया गया था कि 19 डेज़ के बाद, 90 मतलब 90 दिन के बाद आपको क्या करना होगा, आप चाहें तो गुजारा भत्ता नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसमें इनको बोला गया कि नहीं, आपको किसी भी हाल में गुजारा भत्ता तो देना ही देना होगा। फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डिसीजन दिया है कि आपको गुजारा भत्ता देना ही होगा। जस्टिस बीवी नगराथन और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, ये दो लोग थे जिन्होंने इस जस्टिस को डिलीवर किया है। तो आप इस पर भी ध्यान रखेंगे, इनके नाम को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ना लैंडमार्क जजमेंट में जो जज होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। स्टेट पीसीएस में जनरली ऐसा देखा गया है। तो उनको बोला गया है कि भाई, आपको तेलंगाना हाई कोर्ट का जो डायरेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आपको 10,000 रुपया हर महीने आपको मेंटेनेंस के लिए देना होगा अपनी पूर्व पत्नी को, एज ए रिपोर्टेड बाई बार एंड बेंच। बार और बेंच के द्वारा जो रिपोर्ट किया गया है, जो उन्होंने गजट निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें ये बात कही गई है। उसके अकॉर्डिंग ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो दो जजेस का मैंने नाम बताया, कि आपको किसी भी हाल में इतना अमाउंट पे करना होगा अपनी वाइफ को एज ए मेंटेनेंस, वाइफ को नहीं, पूर्व वाइफ मतलब फॉर्मर वाइफ को, पूर्व पत्नी को एज ए मेंटेनेंस के तौर पे। अब हम शाहबानो केस को समझ लेते हैं। शाहबानो केस काफ़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जुडिशियरी के किसी फैसले को पार्लियामेंट ने, संसद ने पलट कर रख दिया था। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। तो शाहबानो जो थी, एक मुस्लिम वुमेन थी, इंदौर की रहने वाली थी। उनको डाइवोर्स दे दिया गया था अपने हस्बैंड के द्वारा 1978 में, आफ्टर 43 ईयर्स ऑफ मैरिज। आप समझिए कि उनकी उम्र कितनी ज़्यादा हो गई होगी कि 43 साल के शादी के बाद उनके पति ने उनको डिवोर्स दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, वो मेंटेनेंस के लिए चले गई। सेक्शन 125, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सेक्शन 125 कहता है कि अगर आपका पति या फिर अगर आप एज अ मेल कैपेबल हैं मेंटेनेंस देने के लिए, तो आपको देना ही होगा, इस दायित्व से आप बच नहीं पाएंगे। जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का 125 था, उसमें बोला गया था कि ऑल इंडियन वुमेन्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन टू क्लेम फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम देयर हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिवोर्स के बाद आपको अपनी पूर्व पत्नी को देना ही होगा कुछ ना कुछ अमाउंट, सारे लोगों को। लेकिन मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में अपना डिसीजन दिया कि आपको मेंटेनेंस देना होगा, और शाहबानो के पक्ष में यह फैसला सुनाया
स्टेटिंग डैट शी वॉज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। उसने कहा कि सेक्शन 125 के अनुसार उसको मेंटेनेंस का भत्ता मिलना चाहिए, और जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए दिया गया है ऑफ देयर रिलीजन, मतलब कि इन रिस्पेक्टिव टू देयर रिलीजन, मतलब कि अगर आप किसी धर्म से संबंध रखते हैं फिर भी आपको वो गुजारा भत्ता देना ही होगा, चाहे आप किसी भी धर्म से संबंध हो या फिर ना हो। कंट्रोवर्सी एंड पॉलिटिकल रिएक्शन हुआ क्या कि बाद में अब लोग बोलते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं कि अपीजमेंट करने के लिए राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी, तत्कालीन गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, संसद में जाके इस फैसले को पलट दिया और बोला कि नहीं भाई, जो पहले का सिचुएशन था वैसे ही रखा जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लिए जाएंगे। और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर, फाइनली इस डिसीजन को बदल दिया गया। आगे बढ़े तो लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स को अगर हम देखें तो इन रिस्पॉन्स टू द कंट्रोवर्सी द राजीव गांधी गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986 में बनाया गया इस एक्ट को। इसके बाद जैसे 1985 का डिसीजन आता है, 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको बनाया। द एक्ट डायलेटेड द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बाय द लिमिटिंग द मेंटेनेंस पीरियड टू द पीरियड ऑफ इद्दत approximately 19 days and shifted to the responsibility of maintenance from the judiciary to the relatives of the divorced women। तो जो एक टर्म है इद्दत का टर्म मतलब कि 90 दिनों के बाद जो मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो किसके पास चली जाएगी, उस डिवोर्सी महिला के रिश्तेदार के पास, रिलेटिव्स के पास। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया और इस सिचुएशन पे लाके इसको रख दिया गया। अगर मैं इसका इम्पैक्ट और इसकी लेगेसी की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ आपको समझना हो कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी ये आता है, जैसे कि आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में इसको मेंशन किया गया है, इसको ऐड किया गया है। इसी के साथ साथ ये अंडरस्कोर करता है चैलेंजेस को रिकग्नाइज करने के लिए किन किन चीज़ों को, कि किस तरीके से किसी कम्युनिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, इसको एसोसिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको लास्ट पॉइंट की बात करूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको अपने कंक्लूजन में भी लिख सकते हो आंसर की, द केस रिमेन्स सिग्निफिकेंट इन द ऑनगोइंग डिस्कशंस अबाउट लीगल रिफॉर्म एंड वुमेन राइट इन इंडिया। तो महिलाओं के अधिकार के लिए, महिला अधिकार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जजमेंट, और अभी भी गाहे बगाहे इसकी बात करी जाती है, चाहे राजनीति का गलियारा हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हों, हर कोई इसके बारे में बात करते ही करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन पे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।